डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लान फॉर्मुलेशन टेक्निक्स, जिसमें सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस को देखेंगे, आगत निर्गत विश्लेषण। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनपुट आउटपुट एक ऐसी टेक्निक है जिसका आविष्कार सबसे पहले प्रोफेसर डब्ल्यू लियोन्टिफ ने 1951 में किया था और अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरताओं और जटिलताओं को समझने के लिए इंटर इंडस्ट्री रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए उन्होंने इस टेक्निक का उपयोग किया और इस विश्लेषण से इस प्रकार पूर्ति और मांग में संतुलन बनाए रखने की स्थितियों को समझा जा सकता है। इसे हम अंतः उद्योग विश्लेषण भी कहते हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देख लें कि इनपुट और आउटपुट का अर्थ क्या है। प्रोफेसर जे.आर. हिग्स कहते हैं कि इनपुट वह वस्तु है जिसे उद्यम के लिए खरीदा जाता है। इनपुट यानी आगत, वह वस्तु जिसे उद्यम के लिए खरीदा जाता है, और आउटपुट यानी निर्गत वह है जिसे उद्यम बेचता है। आगत प्राप्त होती है जबकि निर्गत का उत्पादन किया जाता है। आगत तो फर्म के खर्च को प्रकट करती है और निर्गत उसकी आमदनी को। आगतों के मुद्रा मूल्यों का जोड़ एक फर्म की कुल लागत होती है और निर्गतों के मुद्रा मूल्यों का जोड़ फर्म का कुल आगम होती है, रेवेन्यू होता है। आगत निर्गत विश्लेषण यानी इनपुट आउटपुट एनालिसिस ये बताता है कि समस्त आर्थिक व्यवस्था में औद्योगिक अंतः संबंध और अंतर निर्भरताएं होती हैं। एक उद्योग का इनपुट दूसरे उद्योग की आउटपुट होती है और इसका विपरीत भी होता है, जिससे अंत में उनके आपसी संबंधों के कारण समस्त अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति का संतुलन स्थापित हो जाता है। एक स्टील इंडस्ट्री के लिए कोयला इनपुट है और कोयला इंडस्ट्री के लिए स्टील एक आउटपुट है। वैसे ये अपने अपने उद्योग की आउटपुट है। आर्थिक क्रिया का अधिकांश भाग मध्यवर्ती वस्तुओं यानी आगतों के उत्पादन में लगा रहता है, जिनका अंतिम वस्तुओं यानी निर्गतों के उत्पादन में फिर प्रयोग होता है। भिन्न भिन्न उद्योगों के बीच भंवर और प्रतिधाराओं में वस्तुओं के प्रवाह होते हैं। बीच की वस्तुओं के बड़े अंतः उद्योग प्रवाहों से पूर्ति पक्ष बनता है और अंतिम वस्तुओं से मांग पक्ष। संक्षेप में इनपुट आउटपुट एनालिसिस यानी आगत निर्गत विश्लेषण का अर्थ है कि संतुलन की स्थिति में समस्त अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन का मूल्य अंतः उद्योग आगतों के मुद्रा मूल्य की राशि तथा अंतः उद्योग निर्यातों के मुद्रा मूल्यों की राशि के जोड़ के बराबर होना जरूरी है। इस विश्लेषण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आगत निर्गत विश्लेषण सामान्य संतुलन का उत्कृष्टतम रूप है। कुल मिलाकर इसके प्रमुख तत्व 3 हैं। पहला, आगत निर्गत विश्लेषण उस अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है जो संतुलन में हो। आंशिक संतुलन विश्लेषण पर यह लागू नहीं होता। दूसरा, मांग विश्लेषण से इसका कोई संबंध नहीं है, यह केवल उत्पादन की तकनीकी समस्याओं पर विचार करता है। और अंतिम, यह आनुभविक अन्वेषण पर आधारित है। इसके बाद हम देखते हैं मान्यताएं। यह विश्लेषण निम्न मान्यताओं पर आधारित है। पहली मान्यता है कि समस्त अर्थव्यवस्था 2 क्षेत्रों में विभक्त होती है, अंतः उद्योग क्षेत्र और अंतिम मांग क्षेत्र। दोनों का आगे उप क्षेत्रों में विभाजन किया जा सकता है। किसी भी अंतः उद्योग क्षेत्र के कुल उत्पादन का सामान्य रूप से आगतों के रूप में अन्य अंतः उद्योग क्षेत्रों या उसी क्षेत्र और अंतिम मांग क्षेत्रों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। किन्हीं 2 वस्तुओं का संयुक्त उत्पादन नहीं होता। प्रत्येक उद्योग केवल एक समरूप वस्तु का उत्पादन करता है। कीमतें, उपभोक्ता मांग और साधन पूर्तियां दी हुई हैं। पैमाने के प्रतिफल स्थिर हैं। उत्पादन की बाह्य मितव्ययताएं और अमितव्ययताएं नहीं पाई जाती। आगतों के संयोग स्थिर निश्चित अनुपातों में प्रयोग किए जाते हैं। आगतों निर्गतों के स्तर स्थिर अनुपात में रहते हैं। इसका अर्थ है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं में स्थानापन्नता नहीं होती और न ही कोई प्रौद्योगिकी उन्नति होती है। उत्पादन के स्थिर आगत गुणांक होते हैं। आगत निर्गत गुणांकों के 2 भाग होते हैं। इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट के 2 पार्ट हैं। एक तो इनपुट आउटपुट टेबल बनाना और इनपुट आउटपुट मॉडल का प्रयोग करना।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग में इनपुट आउटपुट मॉडल का प्रयोग किस प्रकार होता है। यूज़ ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल इन प्लानिंग। इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट पहले हम देख लें। आगत निर्गत तालिका किसी एक विशेष वर्ष में समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखती है। यह भिन्न भिन्न उत्पादक क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाहों के विशेष रूप में इंटर इंडस्ट्री फ्लोज के मूल्यों को प्रकट करती है। जैसे कि एक 3 सेक्टर इकोनॉमी है, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है, जिसमें कृषि और उद्योग, ये 2 तो अंतः उद्योग क्षेत्र है और तीसरा घरेलू क्षेत्र है जो कि अंतिम मांग क्षेत्र है, फाइनल डिमांड जहाँ से आती है। आगे हम जो टेबल देखते हैं, टेबल 1, इस टेबल 1 में हमें ये देखने को मिलता है कि कृषि, औद्योगिक क्षेत्र तथा मूल्य वृद्धि की कुल निर्गत को बाएं से दाएं पंक्तियों में रखा है और कृषि, औद्योगिक क्षेत्रों तथा मूल्य वृद्धि में बांट दिया गया है। इन क्षेत्रों की आगतों को हमने कॉलम्स में रखा है। पहली पंक्ति का जोड़ बताता है कि कृषि निर्गत का मूल्य प्रति वर्ष 300 है। इसमें से पहली पंक्ति और पहला कॉलम ये दिखाता है कि 50 कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित किया गया है और उपभोग में लाया जाता है। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, दूसरा कॉलम, 150 की राशि कृषि द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को बेची जाती है तथा पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम ये दिखाता है कि 100 की राशि कृषि द्वारा अंतिम मांग या उपभोग के लिए बेची जाती है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति औद्योगिक क्षेत्र की प्रति वर्ष 500 रुपये मूल्य की कुल निर्गत के वितरण को प्रकट करती है। कॉलम 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि उत्पादन की गई वस्तुओं की 100 इकाइयाँ कृषि को, 250 उद्योग को स्वयं और 150 अंतिम उपभोग के लिए घरेलू क्षेत्र को बेची जाती हैं। अब हम कॉलम की तरफ चलते हैं। ऊपर से नीचे की ओर कॉलम्स को देखते हैं। पहला कॉलम कृषि और उद्योग की आगत या लागत ढांचे का विवरण बताता है। 300 के मूल्य की कृषि निर्गत का उत्पादन कृषि वस्तुओं की 500, औद्योगिक वस्तुओं की 100 और श्रम या प्रबंधक से ली गई 150 मूल्य की क्रय की गई इकाइयों से होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र से 300 का रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए 300 की कॉस्ट आती है। इसी प्रकार दूसरा कॉलम औद्योगिक क्षेत्र के आगत ढांचे की व्याख्या करता है, अर्थात 150 प्लस 250 प्लस 100 बराबर 500। इस प्रकार एक कॉलम अनुरूप उद्योग के उत्पादन फलन पर एक बिंदु देता है। अंतिम मांग का कॉलम ये बताता है कि उपभोग और सरकारी खर्च के लिए क्या मिल सकता है। इस कॉलम के अनुरूप तीसरी पंक्ति को 0 दिखाया है। इसका मतलब है कि श्रम का सीधा उपभोग नहीं होता। ध्यान देने योग्य है कि मूल्य वृद्धि तथा अंतिम मांग के कुल जोड़ एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात 250। योजना की संभाव्यता और संगति क्या है? फिजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द प्लान। 2 प्रकार के संबंध उस ढंग को निर्धारित करते हैं जिनमें अर्थव्यवस्था व्यवहार करती है और स्रोतों के प्रवाह के एक निश्चित नमूने को धारण कर लेती है। ये हैं अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र की आंतरिक स्थिरता या संतुलन तथा प्रत्येक क्षेत्र या अंतर क्षेत्रीय संबंधों की बाह्य स्थिरता। प्रोफेसर लियोन्टिफ इन्हें संतुलन और संरचना में आधारभूत संबंध कहते हैं, यानी फंडामेंटल रिलेशन ऑफ बैलेंस एंड स्ट्रक्चर कहते हैं। इनकी गणितीय अभिव्यक्ति संतुलन समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन या स्ट्रक्चरल इक्वेशन संरचनात्मक समीकरण कहलाती है। मान लीजिए उद्योग नंबर I की कुल निर्गत X1 को उद्योगों की विभिन्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर n तक में विभाजित करें तथा DI अंतिम मांग हो तो संतुलन समीकरण यह बनता है। XI बराबर स्मॉल xi1 प्लस स्मॉल xi2 xi3 प्लस xi4, इस तरह से हम करते जाएंगे और प्लस xin तक चलेगा और लास्ट में इसमें फाइनल डिमांड को हम जोड़ते हैं प्लस DI
और मान लीजिए वाई आई मात्रा जो बाहरी क्षेत्र आउटडोर सेक्टर में खप जाती है को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो उद्योग ith इंडस्ट्री का संतुलन समीकरण क्या बनेगा? एक्स आई बराबर स्मॉल एक्स आई वन प्लस एक्स आई टू प्लस एक्स आई थ्री प्लस इस तरह से करते हुए एक्स आई एन तक जाएगा, प्लस डी आई फाइनल डिमांड हुआ और प्लस वाई आई। इसी को हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 1 to n एक्स आई जे प्लस वाई आई प्लस एक्स आई। इस प्रकार ध्यान ये रखना है कि ith इंडस्ट्री की आई उद्योग की वस्तुओं के उपभोग, निवेश और निर्यात आयतों को निकालकर इत्यादि के प्रवाहों के कुल जोड़ को वाई आई बताता है। इसे वस्तुओं का अंतिम बिल, फाइनल बिल ऑफ गुड्स भी कहते हैं, जिसमें इस बिल को भरना निर्गत का काम है। संतुलन समीकरण मांग और पूर्ति के बीच संतुलन की स्थितियों को दर्शाता है। यह एक उद्योग से अन्य उद्योगों को तथा अन्य उद्योगों से एक उद्योग को निर्गतों और आगतों के प्रवाहों को व्यक्त करता है। विश्लेषण में संतुलन समीकरणों की प्रणाली योजना की आंतरिक संगति की शर्तों को प्रदान करती है। उनके बिना योजना संभव नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती तो कुछ वस्तुओं की कमी और अन्य का आधिक्य होगा। क्योंकि XI2 उद्योग आई के उद्योग नंबर 2 द्वारा खपाई गई राशि को व्यक्त करता है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि XIJ इंडस्ट्री आई के उद्योग नंबर J द्वारा खपाई गई राशि को व्यक्त करता है। उद्योग आई का तकनीकी गुणांक या आगत गुणांक हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। AIJ इज इक्वल्स टू XIJ अपॉन XJ। XIJ उद्योग आई से उद्योग जे को प्रवाह है। XJ उद्योग जे की कुल निर्गत है और AIJ स्थिरांक है, जिसे आई उद्योग में तकनीकी गुणांक या प्रवाह गुणांक कहते हैं। तकनीकी गुणांक एक उद्योग के निर्गत की इकाइयों की संख्या जिन्हें अन्य उद्योग के निर्गत की एक इकाई उत्पादित करने को दर्शाता है। समीकरण 3 संरचनात्मक समीकरण कहलाता है। यह बताता है कि एक उद्योग की निर्गत सभी उद्योगों द्वारा खपाई जाती है, जो समस्त अर्थव्यवस्था के प्रवाह ढांचे को दर्शाता है। अनेक संरचनात्मक समीकरण अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रौद्योगिकी स्थितियों का संक्षिप्त विवरण देते हैं। किसी इनपुट आउटपुट टेबल के n क्षेत्रों के लिए उत्पादन के प्रौद्योगिकी गुणांकों को मैट्रिक्स n इंटू n तत्वों का होगा। एक टेबल जिसमें कि 2 क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारे उदाहरण में, तो मैट्रिक्स के 2x2 जो मैट्रिक्स है उसमें प्रौद्योगिकी गुणांकों को हम निम्न तरीके से टेबल 2 में रख सकते हैं। टेबल 2 में हम क्या देखते हैं? कृषि और उद्योग। तो अपने इस उदाहरण में 2 सेक्टर की इनपुट आउटपुट टेबल 1 से AIG की गणना करने के लिए समीकरण 3 का प्रयोग करके हम प्रौद्योगिकी गुणांक मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं, जिसे हम टेबल 3 में इस प्रकार दिखा सकते हैं। टेबल 3 कृषि और उद्योग। तो टेबल 1 के पहले कॉलम की प्रत्येक वस्तु को पहली पंक्ति के कुल जोड़ से विभाजित करके दूसरे स्तंभ की दूसरे कॉलम की प्रत्येक वस्तु को दूसरी पंक्ति के कुल जोड़ से विभक्त करके और इसी तरह आगे भी इन आगत गुणांकों को निकाला गया है। क्योंकि ये गुणांक स्थिर मान लिए गए हैं, इसलिए आगत निर्गत तालिका का प्रयोग कुल निर्गत में किसी क्षेत्रीय परिवर्तन के समस्त अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभावों को मापने के लिए किया जा सकता है। इसे बीजगणितीय युगपत समीकरण द्वारा आगत निर्गत प्रणाली को व्यक्त करके किया जा सकता है। लियोनटिफ सॉल्यूशन क्या है? सरल अर्थव्यवस्था के लिए संतुलन समीकरण 2 है। ये समीकरण क्या था? समेशन, ये संतुलन समीकरण है। समेशन ऑफ यूनिट्स 1 to n, j इज इक्वल्स टू 1 to n, xij प्लस yi प्लस xi, जहाँ पर i से मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेकर n यूनिट तक ही चलता है।
J बराबर 1 ये समीकरण बताता है कि सभी क्षेत्रों में उत्पादित समस्त वस्तु XI या तो अन्य उद्योगों द्वारा उपभोग कर ली जाती हैं या अंतिम मांगकर्ताओं द्वारा। प्रौद्योगिकी गुणांक के समीकरण 3 से XIJ को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करके हमें निम्न समीकरण मिलता है कि समेशन 1 to n समेशन ऑफ AIJ XJ प्लस YI इज इक्वल्स टू XI या XI माइनस समेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 1 to n AIJ XJ इज इक्वल्स टू YI, ये चौथा समीकरण मिलता है। और हमारे उदाहरण के अनुसार अर्थव्यवस्था में दो समीकरण हैं जिनको इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। x1 इज इक्वल्स टू A11 x1 माइनस A12 x2 बराबर y1। दूसरा समीकरण x2 माइनस A21 x2 माइनस A22 x2 बराबर y2। संख्यात्मक रूप में टेबल 1 और टेबल 2 से 300 माइनस 0.17 ब्रैकेट में 300 फिर 0.30 ब्रैकेट में 500 बराबर 100 और दूसरा 500 माइनस 0.33 ब्रैकेट में 300 फिर 0.50 ब्रैकेट में 500 बराबर 150। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों की अंतिम मांग मालूम कर ली जाती है। टेबल 1 में हम अंतिम मांग का कॉलम देख सकते हैं और सुविधा के समीकरण 5 को सुविधा के लिए हम समीकरण 5 को मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर के रूप में हम फिर से लिख सकते हैं इस प्रकार से कि x बराबर x1 x2 की मैट्रिक्स है तथा y बराबर y1 y2 की मैट्रिक्स है। और प्रौद्योगिकी गुणांकों के मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स कहा जाता है, जो इस प्रकार है A इज इक्वल्स टू A11 A12 A21 A22 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के रूप में ओपन इनपुट आउटपुट मॉडल कहलाता है। x बराबर AX प्लस वाई, x माइनस AX बराबर y, x कॉलम ले लिया तो i माइनस a बराबर y और x की वैल्यू i माइनस a का इन्वर्स y। यहाँ i इकाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और i माइनस a को लियोन्टिफ मैट्रिक्स कहते हैं। समीकरण 5 के द्वारा हम दोनों क्षेत्रों की कुल निर्गतों की गणना इस प्रकार कर सकते हैं। A मैट्रिक्स है 0.1 0.3 0.3 0.5 और y है 100 और 150 की मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। फिर इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से A मैट्रिक्स को हमने माइनस किया, i माइनस a निकाला, i माइनस a का इन्वर्स निकाला और इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इसका हमने एडजॉइंट निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला और ये निकालने के बाद हम फाइनली XI और X2 निकालते हैं। X1 यानी कृषि की कुल निर्गत और X2 उद्योग की कुल निर्गत हम निकाल लेते हैं। X की कुल निर्गत 264 आती है और X2 की कुल निर्गत 458 आती है। इस प्रकार हम इंटर इंडस्ट्री वस्तुओं की आगत की गणना दोनों क्षेत्रों के कुल उत्पादन यानी निर्गत के आधार पर कर सकते हैं। कृषि की निर्गत के लिए कृषि क्षेत्र को A11 X1 बराबर 0.1 इंटू 264 और औद्योगिक क्षेत्र को A21 X2 यानी बराबर 0.3 इंटू 458 किया तो 137 आया। तो कृषि क्षेत्र का 26 और औद्योगिक क्षेत्र का 137 मिलाकर 163 आता है, जो कि कुल इंटर इंडस्ट्री आउटपुट को बताता है। ये कृषि की निर्गत थी। उद्योग की निर्गत को इसी प्रकार हम निकालते हैं। कृषि क्षेत्र को A21 X1 यानी 0.3 इंटू 264 79 आया। औद्योगिक क्षेत्र को A22 X2 यानी 0.5 इंटू 458 तो 229 आता है। 79 और 229 मिलाकर 308 होता है, जो टोटल इंटर इंडस्ट्री आउटपुट है। अतः दोनों क्षेत्रों की अंतिम मांग 100 और 150 तभी हो सकती है यदि इनकी आगतों का मूल्य क्रमशः 163 एवं 308 हो।
ऐसा न होने पर उत्पादन लक्ष्यों का संशोधन करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं डायनामिक इनपुट आउटपुट मॉडल। अभी तक हमने ओपन स्टैटिक मॉडल देखा था, खुला स्थैतिक मॉडल देखा था। मॉडल उस समय गत्यात्मक बन जाता है जब वस्तुओं के अंतिम बिल के निवेश भाग को निर्गत से जोड़कर उसे बंद कर दिया जाए। लियोन्टिफ गत्यात्मक आगत निर्गत मॉडल स्थैतिक मॉडल का सामान्यीकरण है और उन्हीं मान्यताओं पर आधारित है। गत्यात्मक मॉडल में एक दी हुई अवधि की निर्गत स्टॉक में चली जानी चाहिए, अर्थात पूंजी वस्तुएं और स्टॉक बारी बारी से n उद्योगों में वितरित हो जाते हैं। संतुलन समीकरण यह है xi in t period of time is equals to xi1 in t time plus xi2 t time plus xi3 in t period of time। इस तरह से ये xin तक t period of time में चलता रहेगा, प्लस s डैश i1 प्लस s डैश i2 प्लस s डैश i3 और ये s डैश in तक चलेगा, प्लस di इन टी पीरियड ऑफ टाइम प्लस yi इन टी पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ xi इन टी पीरियड ऑफ टाइम इन टी अवधि में के उद्योग नंबर i के निर्गत के कुल प्रवाह को बताता है, जिसका 3 उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। उस अवधि में अर्थव्यवस्था के n उद्योगों में xi t और xi2t इत्यादि में उत्पादन के लिए। दूसरा, n उद्योगों में पूंजी वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि करने के लिए, अर्थात s डैश i, जिसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि डेल्टा si t पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू si इन t प्लस 1 पीरियड ऑफ टाइम माइनस si इन t पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ si इन t पीरियड ऑफ टाइम चालू अवधि में पूंजी के संचित स्टॉक को प्रकट करता है और si t प्लस 1 अगले वर्ष के स्टॉक को। और तीसरा उद्देश्य अगली अवधि की उपभोग मांग di t प्लस 1 के रूप में। यदि हम मूल्य ह्रास और टूट फूट को छोड़ दें तो si इन t प्लस 1 माइनस si t चालू उत्पादन में से पूंजी स्टॉक में शुद्ध वृद्धि है। इसलिए हम समीकरण 4 को इस प्रकार लिख सकते हैं xi इन t पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू xi1 इन t टाइम प्लस xi2 इन t टाइम प्लस xi3 इन t टाइम एंड सो ऑन। ये xin इंडस्ट्री तक चलेगा, देन प्लस si इन t प्लस 1 माइनस si इन t टाइम प्लस di इन t पीरियड ऑफ टाइम प्लस yi इन t पीरियड ऑफ टाइम। yi इन t पीरियड ऑफ टाइम अवधि t में बाह्य क्षेत्र की खपत की मात्रा को बताता है। जैसे स्थैतिक मॉडल में प्रौद्योगिकी गुणांक निकाला था, ठीक उसी ढंग से पूंजी गुणांक भी निकाला जा सकता है। उद्योग नंबर j द्वारा प्रयोग की गई वस्तु नंबर i का पूंजी गुणांक इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं bij इज इक्वल्स टू sij अपॉन xj। sij क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो sij इज इक्वल्स टू bij इंटू xj। यहाँ sij उद्योग नंबर j द्वारा प्रयोग की गई वस्तु नंबर i के पूंजी स्टॉक की मात्रा को व्यक्त करता है। xi उद्योग j की कुल निर्गत है और bij एक कांस्टेंट है जिसे पूंजी गुणांक या स्टॉक गुणांक कहते हैं। गत्यात्मक मॉडल में समीकरण संरचनात्मक मॉडल है। यदि bij गुणांक 0 हो तो इसका मतलब होगा कि उद्योग को किसी स्टॉक की आवश्यकता नहीं है और गत्यात्मक मॉडल तब स्थैतिक मॉडल बन जाता है। फिर bij न तो ऋणात्मक हो सकता है और ना ही अनंत। यदि पूंजी गुणांक ऋणात्मक हो तो आगत वास्तव में उद्योग की निर्गत हो जाती है। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में इनपुट आउटपुट मॉडल का ओपन एंडेड मॉडल, एक खुली अर्थव्यवस्था का मॉडल देखा, स्टैटिक मॉडल देखा और दूसरा डायनामिक इनपुट आउटपुट मॉडल देखा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस इनपुट आउटपुट मॉडल की क्या लिमिटेशंस हैं, इसका की इम्पोर्टेंस क्या है और डेवलपमेंट प्लानिंग में इस इनपुट आउटपुट टेक्निक का उपयोग किस प्रकार से होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।